नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीरो टू हीरो इन एग्जाम्स में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में पुर्तगाली आते हैं, उनके आने की क्या भूमिका रही, वो किस प्रकार से आए। लेकिन दोस्तों एक दुख की बात है कि मेरे उस वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो सही नहीं आया था, जिसकी वजह से मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। हालांकि दोस्तों मैंने उसमें क्या कुछ पढ़ाया था उसका हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में जो कंपनी है उनके आगमन का एक क्रम है दोस्तों। तो वो क्रम क्या है? सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के आने के बाद जो भारत में दूसरे नंबर पर आए वो आए डच, तीसरे पर आए ब्रिटिश, चौथे पे आए डेनिश, पांचवें पे आए फ्रांसीसी और उसके बाद दोस्तों फिर आते हैं स्वीडिश। ये था दोस्तों भारत में कंपनियों के आने का आगमन का क्रम। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों की। तो सबसे पहले 1487 ईस्वी में दोस्तों बार्थोलोम्यो डियाज नाम को याद रखेंगे। बार्थोलोम्यो डियाज नाम के एक आदमी थे जो कि वो पुर्तगाल से निकलते हैं भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने। लेकिन दोस्तों वो कुछ कारणों से वो केप ऑफ गुड होप तक ही आके रह जाते हैं। और ये केप ऑफ गुड होप है कहाँ दोस्तों? तो जान लीजिए, ये केप ऑफ गुड होप जो है ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो ये साउथ अफ्रीका तक आते हैं, फिर उसके बाद ये वापस अपने देश लौट जाते हैं। फिर दोस्तों 1492 ईस्वी की एक घटना है जब क्रिस्टोफर कोलंबस, नाम याद रखेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने निकलते हैं। लेकिन रास्ता भटक के कहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों? अमेरिका की तरफ ये पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर बात आती है 20 मई 1498। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा, ये भारत के कालीकट, ये पश्चिमी तट पर स्थित है। कालीकट में भी एक बंदरगाह है दोस्तों, उसका नाम आप लोग याद रखेंगे, कप्पक डाबू। ये दोस्तों इस बंदरगाह का नाम है कप्पक डाबू। इस कप्पक डाबू बंदरगाह पर ये पहुंचता है और यहाँ पहुंचने में उसकी सहायता कौन करता है? तो इब्न मजीद साहब, अहमद इब्न मजीद साहब, ये इसकी मदद करते हैं कप्पक डाबू बंदरगाह कालीकट पहुंचने की। तो ये जो इब्न मजीद साहब हैं ये कहाँ से थे दोस्तों? गुजरात से। ठीक, तो भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अतिथियों का स्वागत किया जाता है। अतिथि चाहे कोई भी हो, हम लोग उसका स्वागत तहे दिल से करते हैं। तो भारत में ठीक उसी प्रकार भारत में वास्को डी गामा का भी स्वागत हुआ और उसका स्वागत किया किसने? जमोरिन ने। जमोरिन एक हिंदू राजा थे दोस्तों। जमोरिन से रिलेटेड एक प्रश्न यूपीएससी में पूछ चुका है कि भारत में जिस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया उसकी पैतृक उपाधि क्या थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जमोरिन ये पैतृक उपाधि ही है, याद रखेंगे, जमोरिन एक पैतृक उपाधि ही है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1500 ईस्वी में केब्राल महोदय, केब्राल, जिन्हें ब्राजील का खोजी कहा जाता है। कहाँ का खोजी कहा जाता है दोस्तों? ब्राजील का खोजी। इन्होंने ब्राजील के लिए रास्ते की खोज की थी। तो ये केब्राल के नेतृत्व में डियाज और 1200 लोग और आए थे भारत में व्यापार के सिलसिले में। तो 1200 लोग आए थे, किस चीज से आए थे दोस्तों? तो 13 जहाजों में आए थे। ये फैक्ट आपको याद रखना है। हालांकि बहुत कम एग्जाम्स में ये पूछता है, लेकिन फिर भी अगर कभी एग्जाम ने गूगली दे दी तो फिर उसे टैकल करने का हमारे पास तरीका भी होना चाहिए। तो याद रखेंगे 1200 लोग आए थे और कितने जहाजों में? 13 जहाजों में ये लोग आए थे। और दोस्तों उन्होंने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री अपनी कब और कहां स्थापित की थी? तो 1503 में भारत में उन्होंने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री जो थी वो कोच्चि में स्थापित की थी। और दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी दोस्तों? तो 1505 में भारत में उन्होंने कन्नौर में स्थापित की थी। तो इस प्रकार से भारत में जो पुर्तगालियों के आने का क्रम रहा, जो घटना रहा, वो यही घटना रही दोस्तों कि भारत में वो लोग इस प्रकार से आए। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम देखते हैं भारत में कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर आए थे। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर थे।
ये भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जी हाँ दोस्तों, इन्हें 1505 ईस्वी में गवर्नर और वायसराय बना करके भारत भेजा गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके द्वारा कुछ किए गए कामों की कि इन्होंने क्या किया। तो दोस्तों इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल नीति को अपनाने वाले ये पहले वायसराय या गवर्नर थे। दोस्तों ये एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई या फिर शांत जल नीति किसने अपनाई। तो दोस्तों जवाब होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये शांत जल नीति क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरी बार इनका जो दूसरा काम था वो था 1507 ईस्वी में दीव में एक लड़ाई होती है दोस्तों, जहां पे मिस्र और गुजरात की सेना जो है वो संयुक्त रूप से इनसे आकर के लड़ती है। और इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों कि इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और ये युद्ध है ये हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर उसके बाद दोबारा फिर 2 साल के बाद जस्ट 1509 में एक बार फिर से इनकी भिड़ंत मिस्र और गुजरात के ही संयुक्त सेना से होती है और ये फिर एक बार हारते नहीं है बल्कि इस बार ये जीत जाते हैं। तो ये इनका शासनकाल इतना ही था। और इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो ये है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति, तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। भारत में दूसरे पुर्तगाली जो गवर्नर हैं और ये काफी महत्वपूर्ण भी हैं, वो है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। जी हाँ दोस्तों, इनका शासनकाल 1509 से 1505 तक रहा है। ये भारत में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर रहे हैं और इन्हें भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्बुकर्क भारत में कैसे आया था। तो अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में ये भारत में स्क्वाड्रन कमांडर बनकर के आए थे। जी हाँ दोस्तों, ये भारत में 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर बन के आते हैं और इन्हें 1509 में बना दिया जाता है यहाँ का भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। अब इन्हें क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने दोस्तों अपने क्षेत्र में जो इनका जो कार्य क्षेत्र था उसमें इन्होंने क्या किया था कि भारत में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। इन्होंने कहा था कि नहीं, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, जो भी हमारे पुर्तगाली यहाँ पे आ रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे। यह दोस्तों भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति भी इन्होंने बनाई थी, जिसकी वजह से अब चूंकि पुरुष पुर्तगाल का है और महिला भारत की, तो कहीं ना कहीं जो नागरिकता होगी वो भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये भारत में वास्तविक संस्थापक थे। इसके बाद दोस्तों 1510 ईस्वी में ये बीजापुर के सुल्तान जो कि यूसुफ आदिल शाही थे, यूसुफ आदिल शाही से इनकी भिड़ंत होती है और वो इनसे यूसुफ आदिल शाही से ये गोवा को छीन लेते हैं और गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। तो गोवा पर अधिकार, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने भारत में गोवा पर अधिकार कब किया। तो दोस्तों जवाब होगा 1510 ईस्वी। 1511 में फिर इन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं 1515 में क्या हुआ था, होमुर्ज बंदरगाह। दोस्तों आपने नाम सुना होगा होमुर्ज बंदरगाह का। ये होमुर्ज बंदरगाह है कहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये होमुर्ज बंदरगाह फारस की खाड़ी पर है। फारस की खाड़ी पर स्थित एक बंदरगाह है होमुर्ज बंदरगाह। इन्होंने उस पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण गवर्नर की। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था नीनो डी कुन्हा। जी हाँ दोस्तों, इनका जो शासनकाल है वो 1529 से 1538 के बीच रहा है। भारत में इन्होंने भी काफी कुछ काम किया। तो इनके काम को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों एक बार कि इन्होंने आखिर क्या किया। तो सबसे पहले इनका जो महत्वपूर्ण काम था वो था दोस्तों, भारत में जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भारत में पहली जो फैक्ट्री लगाई गई वो कोची लगाई गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत में जो पुर्तगाली केंद्र था वो हमारा कोची था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस केंद्र को कोची से
ये गोवा ले गए और गोवा को इन्होंने अपनी औपचारिक राजधानी बनाई। तो दोस्तों इन्होंने 1530 ईस्वी में क्या किया, अपना जो केंद्र था, जो पुर्तगाली केंद्र था भारत में, उसे कोची से ये गोवा ले जाते हैं और गोवा को इन्होंने औपचारिक राजधानी बनाई। और उसके बाद दोस्तों 1534 ईस्वी में एक युद्ध होता है हुमायूं के बीच, हुमायूं और शाहजहां के बीच। ठीक है दोस्तों, सॉरी क्षमा करेंगे, बहादुर शाह के बीच। तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच एक लड़ाई होती है। ये बहादुर शाह गुजरात से रहने वाले होते हैं, ये गुजरात के शासक होते हैं और इनके और हुमायूं के बीच एक लड़ाई होती है जिसमें ये पुर्तगाली तब तक भारत में काफी कुछ आ गए थे, इनके पास संख्या अच्छी हो गई थी पुर्तगालियों के पास। तो उस समय मौका देख करके हमारे बहादुर शाह ने कहा पुर्तगालियों से कि सर क्या आप हमें थोड़ी सी मदद करेंगे। तो नीनो डी कुन्हा, वो पुर्तगाली वायसराय, वो पुर्तगाली गवर्नर था, जिसने कहा था कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो दोस्तों इस युद्ध में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध जो हुआ था, उसमें पुर्तगालियों ने, उसके गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने क्या कहा कि आप मुझे अपना एक द्वीप दे दीजिए। उस द्वीप का नाम था बेसिन द्वीप। तो इसने बेसिन द्वीप के बदले बहादुर शाह की मदद की थी। ठीक है दोस्तों, और इसका एक और अन्य महत्वपूर्ण काम है कि 1535 ईस्वी में इसने द्वीप पर अधिकार कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, 1535 ईस्वी में इसने द्वीप पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत में कौन कौन से वायसराय, कितने कौन कौन से महत्वपूर्ण वायसराय रहे, उनका शासन काल देखा और उसका हम लोगों ने देखा कि क्या इसका कार्य था। जी हाँ दोस्तों, तो भारत में जो भी देश यहाँ पे आए, उन्होंने अपने साथ कुछ न कुछ अपनी अपनी संस्कृति लेकर के आए। तो इस संदर्भ में हम लोग बात करते हैं कि जो पुर्तगाली आए, उन्होंने भारत में अपना क्या योगदान दिया या भारत को उनकी क्या देन रही। भारत में पुर्तगालियों की देन हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो भारत में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आलू, भिंडी, तंबाकू, मिर्च, अनानास, अमरूद और मूंगफली की कृषि, इसको सिखाई सबसे पहले किसने, भारत में पुर्तगालियों ने। जी हाँ दोस्तों, आज भी जब कभी हम भिंडी, आलू, तंबाकू, मिर्च, अनानास, अमरूद ये सब चीज खाते हैं तो मन में अब से पहली बात आनी चाहिए कि ये हमें किसने दिया था, पुर्तगालियों ने। भारत में इसकी कृषि करना किसने सिखाया था, सबसे पहले पुर्तगालियों ने हमें सिखाया था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद पुर्तगालियों ने हमें कार्टेज प्रणाली दिया। दोस्तों कार्टेज प्रणाली क्या होता है, थोड़ा सा इस पर मैं गौर करूंगा। कार्टेज प्रणाली, थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि कार्टेज प्रणाली होता क्या है। कार्टेज प्रणाली अपने अधिकार क्षेत्र, जैसे कि ये दोस्तों भारत है और यहां पर है हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी, आपको मैंने एक चीज बताई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसी के अंडर में एक जो सिस्टम है, कार्टेज सिस्टम, कार्टेज प्रणाली इसे कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर किसी देश को आपके इस अधिकार क्षेत्र से गुजरना है, अपना जहाज लेकर के जाना है, तो आपको इसके पहले परमिशन लेनी होती है। यहाँ की जो अस्थायी सरकार है उसे परमिशन लेनी होती है। अगर आपने परमिशन नहीं ली तो वो जहाज आपका लूट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से धन की भी बढ़ोतरी होती है। अगर आपने परमिशन लिया तो कहीं ना कहीं उसे कुछ हिस्सा देना पड़ता था, और अगर परमिशन नहीं लिया तो फिर आपका पूरा जहाज लूटा जाएगा। तो यही थी दोस्तों कार्टेज प्रणाली, जिसके दम पर पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य का भारत में विस्तार किया। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं गोथिक वास्तुकला। ये जो गोथिक वास्तुकला है दोस्तों, ये भारत में सबसे पहले पुर्तगाल के साथ आई थी। ये पुर्तगाली अपने साथ गोथिक वास्तुकला लेकर के आए थे, उसके बाद इसका यहाँ पे भारत में विकास हुआ। ठीक है, तो और इसके बाद जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ, उसमें 1556 ईस्वी में भारत में सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था दोस्तों, वो था गोवा में स्थापित किया गया था। 1556 में गोवा में सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगा था। और इस प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाला सबसे पहला जो वैज्ञानिक कार्य था, उसका नाम था दोस्तों द इंडियन मेडिसिनल पॉइंट। द इंडियन मेडिसिनल पॉइंट,
ये दोस्तों एक ऐसा वैज्ञानिक कार्य है जो भारत का पहला वैज्ञानिक कार्य कहा जाता है, जिसका प्रकाशन गोवा से ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं भारत जापान जो व्यापार है, आज के डेट में जापान हमारा मित्र राष्ट्र है, तो उसके साथ हम लोग जो भी व्यापार करते हैं दोस्तों आज के डेट में, वो किसकी देन है? वो पुर्तगालियों की देन है। उन्होंने ही भारत और जापान के व्यापार को प्रारंभ करने का कार्य किया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म के धार्मिक न्यायालय की एक स्थापना हुई थी। गोवा में क्या हुई थी दोस्तों? धार्मिक न्यायालय, ईसाई धार्मिक न्यायालय। इसके साथ ही दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं कि भारत और एशिया में सबसे पहले जिसने ईसाई धर्म का प्रचार किया था वो थे हमारे पुर्तगाली। तो दोस्तों ये रहा हमारे साथ जो हमें पुर्तगाल की देन है, जो हमें पुर्तगाल से मिला और हमने उससे क्या कुछ प्राप्त किया, क्या कुछ अच्छाइयां उससे हमने ली, ये कार्य पुर्तगाल का हमारे लिए था। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं चंद शब्द के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों पढ़े नहीं, समझें और हर एक टॉपिक को हर एक दिन आप एक नोट्स बनाएं और नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, और उसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अगर आपने नोट्स पढ़ा और उसका रिवीजन किया तो कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में एक पॉइंट बन जाएगा। कभी एक क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों कि भारत में आलू किसकी देन है, तो हमारा जवाब होगा आलू किसकी देन है, तो जवाब होगा हमारा पुर्तगाल की देन है। तो इस तरीके से दोस्तों एक रिवीजन जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आराम से बैठ जाएगी और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हम लोग कल मिलेंगे फिर एक बार भारत में डच के साथ। जय हिंद।